इस बैठ जाओ। ओके ओके, इधर से। ठीक है जी। अच्छा, हमने एप ब्लॉक स्टार्ट किया था। ओके, वापस बता दूं थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि 2 दिन बाद पढ़ रहे हैं। एप ब्लॉक में हमने क्या देखा सर था? एक वटर। मिनट, आप ना जब भी डालोगे ना स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स म्यूट कर देना। क्रॉप कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके ओके, सो व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? सो दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ पनल्टीमेट्स एंटी पनल्टीमेट सबशेल, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ एंटी पनल्टीमेट सबशेल में एंटर करेगा उनको हम बोल देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, एंटी पनल्टीमेट सबशेल कौन सा होता है सर? n-2 वाला, n- वैलेंस के एक छोड़ के जो अंदर वाला होगा उसको हम बोल देते हैं एंटी पेनल्टीमेट सबशेल, ठीक है। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रेयर अर्थ मेटल। वाई दिस आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज दे फॉर्म अ ट्रांजिशन सीरीज, दे फॉर्म अ सीरीज विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर खुद एक सीरीज ये बनाते हैं, दैट इज वाई दिस आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये डी ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं, एक सीरीज इनका अलग से होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग हैं इसलिए इनको अलग से हटा के एफ ब्लॉक में कर दिया है। और रेयर अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट में जनरली अवेलेबल नहीं होते, बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर हैं, ठीक है। और मोस्टली तो इनमें से सिंथेटिक है, मैन मेड है। अच्छा, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? So that is n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 and ns2, and the last electron is progressively filled in these n-2 f1 to 14 सबशेल। इन सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, दो सीरीज इसमें देखने को मिलेंगी। वन इज लेंथेनॉइड सीरीज, अनदर वन इज एक्टिनॉइड सीरीज। दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स? दो दो 14 एलिमेंट्स, दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स। एक 4f सीरीज और दूसरा 5f, क्योंकि पहले वाले में 4f में एंटर करता है और दूसरे वाले में 5f में एंटर करेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने लेंथेनॉइड स्टार्ट किया था, और लेंथेनॉइड्स में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था। सो लेंथेनॉइड्स का जो आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन था वो है आपका 4f1 to 14, क्योंकि n का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे? n का वैल्यू होगा 6। सो 4f1 to 14, 5d0 to 1 एंड 6s2। अच्छा, इसके जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे? द फर्स्ट वन इज लेंथेनम, देन सीरियम, देन प्रसियोडिमियम, देन नियोडिमियम, देन प्रोमैथियम, समैरियम, यूरोपियम, देन गेडोलिनियम, टेराबियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, देन यटर्बियम एंड देन ल्यूटीशियम, ठीक है। ये वाले आगे थे इन सबके एलिमेंट्स, ओके जी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ को, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को हम 1 by 1 देखेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4f सीरीज या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनॉइड्स, ठीक है जी। लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ 1 by 1 हम देखेंगे, ओके। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। लेंथेनॉइड पूछा जाता है, ये वाली चीज़ हर बार पूछी जाती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स, ऑफ ऑल दीज लेंथेनॉइड्स फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम, दो लेंथेनम एफ ब्लॉक में नहीं आता है, मैंने पहले भी कहा था ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट क्योंकि लेंथेनॉइड की पूरी सीरीज इसके नाम से स्टार्ट होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ उनके साथ रिजेंबल करती हैं, इसलिए हम इसकी केमिस्ट्री को भी इनके साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इन सब के सब ये जो जितने भी हैं L8 से Lu तक, दैट इज लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक, इन सब का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। सारे के सारे एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो कौन सा है? +3, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स इज +3, ठीक है जी। इनका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा देखने को मिलेगा? +3 देखने को मिलेगा, ठीक है। सब के सब फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका कन्फिग्रेशन क्या होगा वो चीज़ पता रखनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पर सवाल बनते हैं, डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ एलिमेंट, यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं Ln+3, दैट इज एलिमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखूंगा मैं सारे के सारे, और उसके बाद यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन, ठीक है। बताइए, पहला एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 57 वाला,
लेंथेनम, ठीक है। अच्छा, लेंथेनम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था? तो लेंथेनम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन था ज़ीनॉन 4f0, क्योंकि इसके एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 5d1 6s2। अच्छा, अगर तीनों के तीनों लूज कर दिए तो बताइए क्या बचा सिर्फ? सर इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? क्यों? क्योंकि तीन इसने लूज कर दिए, 2 एस में से 1 डी में से, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। सो +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ज़ीनॉन के बराबर। किसके बराबर? ज़ीनॉन के बराबर। और 4f0, ठीक है, ये आ जाएगा किसका कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है। सो ये जो लेंथेनॉइड्स हैं, जितने लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक, इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है Ln से। किससे? Ln से हम इनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। सो लेंथेनम आ गया 4f0। अच्छा, सेकंड लेंथेनम के बाद सीरियम, एटॉमिक नंबर 58, सही है। अच्छा, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था? सर इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन था ज़ीनॉन 4f2 6s2, राइट। दिस इज ज़ीनॉन 4f2 6s2, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस थे। बट इनसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि +3 में जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, चाहे 3 यहाँ से लूज़ कर ले या 3 यहाँ से लूज़ कर ले, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तब भी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगा? 4f1। सो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ज़ीनॉन, मैं ज़ीनॉन ही लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना, साथ में ही होगा ये। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 4f1। कितना आ जाएगा? 4f1, ठीक है। ये कंटिन्यू चलता जाएगा 4f14 तक। बताइए तीसरा एलिमेंट, सीरियम के बाद प्रसियोडिमियम, सीरियम के बाद प्रसियोडिमियम, ठीक है ना। अच्छा, प्रसियोडिमियम का कितना आ जाएगा? तो प्रसियोडिमियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f3 एंड 6s2। 3 लूज कर दिए तो एफ में कितने बच गए? 2, तो कितना आ जाएगा? दिस इज 4f2। सिंपली अब ये चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं कंटिन्यू लिख लेता हूँ इसको। इस प्रसियोडिमियम के बाद नियोडिमियम, ठीक है। नियोडिमियम का कितना आ जाएगा? सर नियोडिमियम का आ जाएगा 4f3, राइट, 4f3। नियोडिमियम के बाद प्रोमैथियम, प्रोमैथियम विच इज़ दी ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लेंथेनॉइड सीरीज, विच इज़ मेन मेड एलिमेंट, सिंथेटिक एलिमेंट है ये, ठीक है। बताइए इसका कितना आ जाएगा? दिस इज 4f4। आप इसके +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखते हुए इनके न्यूट्रल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट गेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कैसे बता दूं आपको, जैसे मैं बोल दूं आपको प्रोमैथियम है 4f4। अब आपको ये पता है कि डी का इन्वॉल्वमेंट, डी सब शेल का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कुछ ही में देखने को मिलता है, जिनमें से इन सब में आपको डी का इन्वॉल्वमेंट लेंथेनम में देखने को मिलेगा और कुछ बुक्स पे सीरियम लिखा रहता है, ठीक है। बाकियों में डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता, जाके गैडोलिनियम तक, फिर गैडोलिनियम में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ से गैस कर सकते हो। देखो कैसे, प्रोमैथियम +3 में कितना दिखा रहा है? 4f। आपने लूज़ कितने करवाए थे? 3। सर 2 तो एस में से लूज़ हो गए थे और एक एफ में से लूज़ हुआ होगा। इसका मतलब न्यूट्रल फॉर्म में अगर इसका मैं कन्फिग्रेशन देखूँ, एटॉमिक फॉर्म में कन्फिग्रेशन देखूँ, तो वो रहा होगा 4f5 एंड 6s2, 4f5 एंड 6s2। अब देख सकते हो प्रोमैथियम इज 4f5 एंड 6s2 न्यूट्रल फॉर्म में कन्फिग्रेशन। अब इसको गैस लगा सकते हो यहीं से। अच्छा, नंबर 6 समैरियम, प्रोमैथियम के बाद समैरियम। बताइए समैरियम कितना आ जाएगा कंटिन्यूटी में? दिस विल बी 4f5, राइट, 4f। अब मैं आपको पूछूंगा, बताइए इसका कन्फिग्रेशन गैस कीजिए, एटॉमिक फॉर्म में इसका कन्फिग्रेशन कितना रहा होगा? बताइए एटॉमिक फॉर्म में समैरियम का कन्फिग्रेशन कितना रहा होगा? सर 4f5 है, 3 लूज करवाए थे, एक इसमें ऐड करूंगा, 2 एस में ऐड करूंगा, तो ये आ जाएगा 4f6 6s2, 4f6 6s। आप इसी को इसी फॉर्म में याद रखना, ये ईजी हो जाएगा, उस तरीके से आप कन्फिग्रेशन बता सकते हो। अच्छा, समैरियम, यूरोपियम, इसके बाद यूरोपियम कितना आ जाएगा? यूरोपियम आ जाएगा 4f6, ठीक है। तो बताइए इसका कन्फिग्रेशन कितना रहा होगा न्यूट्रल फॉर्म में? 4f7 6 आएगा ना, ठीक है, 4f7 6s2, ठीक है जी। यूरोपियम के बाद गैडोलिनियम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, गैडोलिनियम। बताइए गैडोलिनियम का कितना रहा होगा? 4f7। तो अब देख पा रहे होंगे ये जो गैडोलिनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड है, सही है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कन्फिग्रेशन कितना है? हाफ फिल्ड। और आपको पता है हाफ फिल्ड वाले बहुत स्टेबल होंगे, ठीक है ना, हाफ फिल्ड वाले बहुत स्टेबल होंगे। तो 4f7 इसका कन्फिग्रेशन। अच्छा, इसके बाद नंबर 9 आ जाएगा टेराबियम, गैडोलिनियम के बाद टेराबियम, टीबी, टेराबियम, ठीक है। बताइए टेराबियम का कितना आ जाएगा आउटर मोस्ट? दिस इज 4f8, राइट, 4f8, ओके। नंबर 10 डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम का कितना आ जाएगा? 4f9, राइट, आउटर मोस्ट +3 में कितना आ जाएगा? 4f9। हॉल्मियम HO, हॉल्मियम का बता दीजिए। हॉल्मियम आ जाएगा 4f10, 4f10,
10, राइट. नंबर 12 अर्बियम. अर्बियम कितना आ जाएगा? दिस विल बी 4f11, 4f11, ठीक है. इसके बाद थ्यूलियम. नंबर 12 के बाद नंबर 13 आ गया थ्यूलियम, राइट. TM, इसका सिंबल ध्यान में रखना. थ्यूलियम इज TM, ठीक है. थ्यूलियम इज TM. ओके, सो थ्यूलियम इज TM, ठीक है ना, ध्यान देना. थ्यूलियम TM है. ओके, अच्छा इसका कितना आ जाएगा? जो नंबर चल रहा है उस हिसाब से हम ध्यान देना. हम लेंथेनम से स्टार्ट कर रहे हैं. अगर मैं लेंथेनम से स्टार्ट ना करता तो आप कंटिन्यूटी में नंबर लिख सकते थे, ठीक है. अर्बियम का था आपका 4f11, सो दिस विल बी 4f, दिस इज 4f12, राइट. 4f12, ओके. उसके बाद नंबर 14, इसके बाद कौन सा आ जाएगा? यटरबियम, YP, यटरबियम, ठीक है. यटरबियम कितना आ जाएगा? 4f13, राइट. 4f13, ठीक है. लास्ट वन इज ल्यूटिशियम, लास्ट इज ल्यूटिशियम. ल्यूटिशियम का कितना आ जाएगा? LU का कितना आ जाएगा? 4f14. ल्यूटिशियम का आ जाएगा 4f14. So this is the outermost noble gas configuration of F block elements in their +3 oxidation states. That is from lanthanum to ल्यूटिशियम. अगर आप लेंथेनम को स्किप कर दो और सीरियम से स्टार्ट करो तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे, सीरियम से स्टार्ट करने पे 4f1 आएगा और ल्यूटिशियम पे ख़त्म करने पे 4f14 आएगा, ठीक है. आप कंटिन्यूटी में याद रख सकते हो. दैट इज सीरियम 4f1. और फिर इसी का कॉन्फ़िगरेशन आप न्यूट्रल फॉर्म में गैस कर सकते हो. आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने. और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे करने? 2 S में ऐड करने और एक F में ऐड करना है. बस एक्सेप्शनल केसेस ध्यान में रख लीजिएगा. वो कहाँ पे आएगा? एक गैडोलियम में, क्योंकि गैडोलियम में एक D में एंटर करेगा. अगर मैं इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछूं एटॉमिक फॉर्म में तो फिर क्या आ जाएगा? सर न्यूट्रल फॉर्म में इसी का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 4f7 सेम, देन 5d1 एंड 6s2, राइट. 5d1 एंड 6s2. अच्छा इसका पूछ लूँ मैं, ल्यूटिशियम का न्यूट्रल फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन. सर दिस इज 4f14 ऑलरेडी. इसका मतलब F से लूज तो हुआ नहीं है, तो फिर लूज कहाँ से हुआ होगा? 3 लूज अगर किए हैं, एक D में से और 2 S में से, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट बन जाएगा 4f14, 5d1 एंड 6s2, राइट. सो सीरियम इज 4f1. देन सीरियम के बाद नेक्स्ट पढ़िए कौन सा है? प्रसियोडीमियम 4f2, देन नियोडीमियम, देन प्रोमैथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, देन थ्यूलियम, देन यटरबियम एंड देन ल्यूटिशियम. कंटिन्यूटी में चलता जाएगा. सीरियम को 4f1 रख लीजिए और उसके बाद आगे चलता जाएगा, ठीक है. नाउ इसके बाद सर दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल 4f सीरीज एलिमेंट्स. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ +3 ही शो करते हैं. 2 एक्सेप्शनल केसेस आर देयर. आर इन अदर केसेस NCERT पे भी लिख रखा है द सर्टन एलिमेंट्स ऑफ F block एलिमेंट और लेंथेनॉइड्स कैन आल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके अलावा beside +3 they also show +2 and +4, ठीक है ना. +3 के अलावा और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं? +2 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. की ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक्सेप्शनल से हैं, सारे के सारे ये शो नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि कौन सा +2 में कौन सा +4 में, ठीक है. अब मेरे को ये बताइए सीरियम का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या? सर सीरियम का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4f2 6s2, सही है. 4f2 6s2. अच्छा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाएगा? जीनॉन के बराबर, सही, क्योंकि 2f में से 2s में से लूज कर दिए. और जीनॉन के बराबर कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. सो दैट इज वाई सीरियम आल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. दो सीरियम की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी देखेंगे. इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज़ किया जाता है. इसके बाद इसका जो बहुत बढ़िया प्रयोग आ जाता है आपका बाकी भी रिएजेंट्स में. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहला नाम किसका है? सीरियम का. सो सीरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसा काय को? बिकॉज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट द सीरियम हैज़ अ कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ जीनॉन. और साथ में F में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4f0. रिमेंबर दिस इज 4f0 इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये आ जाएगा. दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनॉन. अब लगता तो ऐसे है कि सर +3 में तो एक इलेक्ट्रॉन था. अगर आप +3 की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लो, वी हैव 4f1,
and in +4 this configuration of cerium becomes equal to xenon, that is Nobel gas configuration. But still +3 oxidation state of cerium is stable as compared to +4. +3 ज़्यादा स्टेबल है +4 से, हम देखेंगे आगे भी कैसा क्यों होगा, इस वाले कन्फिग्रेशन में ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ठीक है ना। और इसके बाद 4F सीरियम +4 शो करने के अलावा इसके बाद नंबर 2 अगर मैं लिखूँ, नंबर 2, ठीक है, इसके बाद देखना ध्यान से, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, मेरे को ये बता दो, ये जो टेराबियम है, टेराबियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है +3 में, 4F8, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज़ करवा दूँ तो कितना बचेगा, अगर 4F7 करवा दूँ तो हाफ फिल्ड हो गया। सर अगर हाफ फिल्ड हो गया तो हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा टेराबियम +4, Tb+4। क्यों, क्योंकि Tb+4 में कितना कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, दिस विल बी इक्वल टू xenon 4F7 एंड 4F7 इज हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड कुछ इस तरीके से होगा, आपको पता है, बिकॉज F सबशेल कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स एंड if 7 electrons are present, 3 4 5 6 and 7, that means the configuration is half filled and half filled configuration have a higher exchange energy, इनका exchange enthalpy हाई होता है। ऐसा क्यों होगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, रीज़न क्या है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी के कारण इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। सो देयर आर जनरल टू लैंथेनॉइड एलिमेंट्स विच कैन एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल। The first one is cerium in +4 oxidation state, where its configuration becomes equal to the configuration of xenon, and the second one is terabium, where its configuration in +4 becomes equal to 4F7, which is a stable configuration, ठीक है। ये आगे +4 की बात। अच्छा +2 की बात कर लेता हूँ मैं, देखिएगा +2 कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को ये बता दो ध्यान से, अगर मैं इस ये टेरिबियम पे आ जाऊँ, इस YB पे आ जाऊँ, मेरे को बताइए +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 4F13। अच्छा अगर मैं +2 में देखना चाहूँ, सर +2 का मतलब इसने 3 लूज़ नहीं किए थे, सिर्फ 2 ही लूज़ किए होंगे। अच्छा अगर 2 लूज़ करेगा तो इसका मतलब इसमें एक बचा होगा, और तो कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 4F14, ठीक है। 4F14 का मतलब फुली फिल्ड का मतलब हाई एक्सचेंज एंथैल्पी का मतलब स्टेबल। तो इसमें पहला एलिमेंट कौन सा लिख लेता हूँ मैं, YB, ये टेरिबियम +2, ये टेरिबियम, सो ये टेरिबियम +2 शोज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4F14, राइट, 4F14 फुली फिल्ड, और फुली फिल्ड का सेम रीज़न, फॉर द सेम रीजंस दिस इज फुली फिल्ड, भाई इसका ये मतलब नहीं होगा कि +3 शो नहीं करेगा, +3 भी शो करता है, बट साथ साथ में +2 भी शो करता है, ठीक है। फुली फिल्ड का मतलब हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, और हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होने के कारण ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। सो दैट इज़ वाई ये +2 शो करना प्रेफर करता है, ठीक है ना। ये वाला भी क्या करता है, +2 शो करना प्रेफर करता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मेरे को और बता दीजिए +2 में और कौन रहना चाहेगा इसके अलावा, ज़रा ये बता दो। अगर मैं यूरोपियम की बात करूँ, वेरी गुड, अगर मैं यूरोपियम की बात करूँ, बताइए यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है +3 में, सर ये आ रहा है 4F6, ठीक है। 4F6 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन S में से लूज़ किए थे और एक F में से लूज़ किया था +3 में। अगर मैं +2 रखूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन, सर +2 रखने का मतलब ये होगा कि इसने सिर्फ S में से लूज़ करने और ये F में से लूज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे दिखा दूँ मैं यूरोपियम, दिस इज़ 4F7 6S2, अगर सिर्फ 2 लूज़ कर दे ये तो कितने बचेंगे, F में 7 बचेंगे, और F में 7 का मतलब हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड का मतलब हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, और हाई एक्सचेंज एंथैल्पी का मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होगा, ठीक है। तो नंबर 2 कौन सा आ जाएगा इसमें, यूरोपियम +2, EU+2। क्यों, क्योंकि EU+2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4F7 हाफ फिल्ड, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, स्टेबल, ये भी हो जाएगा स्टेबल, ठीक है जी, दूसरा वाला। अच्छा नंबर 3, इसके अलावा एक और है, ध्यान देना, इस पर भी सवाल पूछता है, दैट इज समैरियम in +2, दो समैरियम in +2 इज नॉट हैविंग 4F7 कॉन्फ़िगरेशन, राइट, क्योंकि +2 में देखो समैरियम का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 4F5। सर अगर मैं +2 दिखा दूँ तो 4F6 आ जाएगा, ठीक है ना। +2 में कितना आ जाएगा, ये +2 में ये हो जाएगा 4F6, इतना ही हो जाएगा 4F6, ठीक है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट सर स्टिल ये 4F6 शो करता है, +2 भी शो करता है, और +2 में समैरियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखिए अगर ये +2 में है तो मेरे को ये बता दीजिए +2 से कहाँ जाना चाहेगा, +2 से +3 जाना चाहता है, जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3 है। सर अगर ये +2 से +3 में जाना चाहे तो इसका मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करेगा तो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। सो इधर लिख लेता हूँ मैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, समैरियम +2 इज
1 electron reductant. This is 1 electron reductant. अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्टेंट का मतलब ये होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी 4f6 है, समैरियम +2 में था, और ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बदल के किधर जाना चाह रहा है, ये जाना चाह रहा है समैरियम +3 में, और जाता है समैरियम +3 में कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 4f5। लूज़ करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस इलेक्ट्रॉन, एक लूज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना, इस तरीके से भी सवाल बनते हैं। सो समैरियम इन +2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, समैरियम इन +2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, ऐसे बिहेव कर सकता है। ऐसे मान लो, इधर मैं लिख लूँ, अब मान लीजिए आपका जो सीरियम था वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब वो +3 से +4 जाना चाह रहा है, या इन जनरल इसका ये जो आपका सीरियम है ये +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको मैं लेटर ऑन भी डिस्कस करूंगा। अब मेरे को ये बताइए, अगर ये सीरियम +4 में आ गया सोल्यूशन में, और ये कन्वर्ट होना चाह रहा है +3 में, तो मुझे बताइए ये क्या बिहेव करेगा। ये +4 में है और आना चाह रहा है +3 में, इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट घटने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इसने रिडक्शन किया होगा। सर अगर रिडक्शन किया होगा तो इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो सीरियम है ये +4 में किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मैं लिख लेता हूँ, ये +4 में किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि किस में कन्वर्ट होना चाहता है, +4 से +3 में, और +3 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट विल अंडरगो रिडक्शन, एंड बीइंग अंडरगोइंग रिडक्शन इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कभी ऐसे सवाल आ जाए कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आप अनुमान लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3 है। ठीक है, मान लो मैं इसी को बोल देता हूँ टेराबियम। देख लीजिए टेराबियम, अब बताइए अगर टेराबियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मान लो अगर टेराबियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +4 में जाना चाहता है, क्योंकि +4 इसका ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो +3 से +4 कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा। सर अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दो इसका एक कंप्लीट आइडिया आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकल के आता है। ये जनरली जब आप इनके +3 या +2 में कॉन्फ़िगरेशन या +4 में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स देखते हो, वो आपको एक करेक्ट आइडिया देता है वेदर दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ा था, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल जितना नेगेटिव वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना पॉजिटिव उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो आइडिया वहाँ से भी निकल के आता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनॉइड्स, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज +3। ठीक है ना, अब इससे सवाल कैसे बन सकता है, सर जरूरी नहीं आपको ना पूछे, सिलेबस में है तो पूछ सकता है। मान लीजिए आपको ऐसा बोल दे कि बताइए समैरियम +3 का में कॉन्फ़िगरेशन समैरियम का क्या होगा, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, इन +3 समैरियम कॉन्फ़िगरेशन इज 4f6। 4f, मान लो आपको पूछ लिया ऐसा, वैसे तो पूछता है जनरल मोटे मोटे एलिमेंट्स ही पूछता है, बीच में से ऐसे घुमाने वाले नहीं पूछता है, बट स्टिल पूछ सकता है। ठीक है, मान लो मैं पूछूं आपको कि बताइए ल्यूटीशियम +3 में कितना शो करेगा। सर ल्यूटीशियम इन +3 शोज 4f14। ठीक है ना, चीज़ों को ध्यान में रखना। सो बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट लैंथेनॉइड कैन शो इज +2 एंड +4, +2 एंड +4। विच एलिमेंट कैन शो +4, सर समैरियम। ये अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में है, ये सारी प्रॉपर्टीज निकल के आ सकती हैं। आप इसमें बता सकते हो कि +3 कौन जाएगा, +4 कौन जाएगा, क्योंकि सर सीरियम +3 में था जीनॉन 4f1 के बराबर, तो +4 में कितना हो जाएगा, 4f0 स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली टेराबियम +3 में था 4f8, और +4 में कितना हो जाएगा, 4f7 हाफ फिल्ड हो जाएगा, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड इन +2 या terbium in +2 can show 4f14, that is stable configuration. Europium in +2 can show 4f7, that is also stable configuration. And similarly samarium, though its configuration is not stable, it is not half filled in its +2 oxidation state, it is having 4f6 electronic configuration, but still it shows 4f6, that is samarium in +2 oxidation state can also exist. And in +2 oxidation state it behaves as reducing agent, because it tends to change its oxidation state from +2 to +3, that is to become more stable. So in that case reducing, it behaves as reducing agent. ठीक है ना, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, ये आगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख लेता हूँ इनके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। दिस इज इंपॉर्टेंट, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड
आयोनिक रेडियाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिए ये है इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है, ये पूछता है इस पूरे चैप्टर का सबसे ऐसा मान लीजिए सबसे धमाकेदार टॉपिक होता है ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो पूरा इसी के नाम पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे इसके एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की, लेंथेनॉइड्स में या 4f सीरीज़ में। अब जनरली हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास 4f सीरीज़ होता है, लेंथेनम से स्टार्ट करूंगा मैं, लेंथेनम को इंक्लूड करते हुए चलो, अपना आप नाम भी करना चाहो तो आप सीरियम से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये कहा था कि अगर लेंथेनम को इंक्लूड कर लो तो इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है, ना इंक्लूड कर लो तो लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। सीरियम से स्टार्ट करो अगर, ठीक है। सर इस सीरियम से स्टार्ट करने पे, सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक अलोंग 4f सीरीज, जब हम 4f सीरीज में चलेंगे सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक, तो हम ये देखेंगे कि इनके एटॉमिक रेडियाई में कोई खास अंतर नहीं आता, इनके एटॉमिक रेडियाई में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, एटॉमिक रेडियाई में बहुत कम वेरिएशन है। लेकिन इनके आयोनिक रेडियाई में, आयोनिक रेडियाई से मेरा मतलब है इनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के रेडियाई में, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो सीरियम +3 से लेके ल्यूटिशियम +3 तक इनके आयोनिक रेडियाई में बहुत ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है, सीरियम से लेके कहाँ तक, ल्यूटिशियम तक, ठीक है। अगर मैं इसको इस हिसाब से प्लॉट कर लूँ, मान लीजिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम सीरियम +3 टू ल्यूटिशियम +3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इनका आयोनिक रेडियाई, दिस इज द आयोनिक रेडियाई। आपको वैल्यूज़ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, एज सच वैल्यूज़ नहीं पूछता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ कहीं कॉलम मैचिंग में दे दे तो आप कर सकते हो, अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप मैच कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए किसका ज़्यादा है किसका कम है, मैचिंग हो जाती है, अदरवाइज इनके वैल्यूज़ को रट के मत रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं Z, वेर Z इज़ एटॉमिक नंबर, Z इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, सीरियम +3 से, सीरियम +3 से, सीरियम +3 से स्टार्ट करते करते, ठीक है, कहाँ तक, ल्यूटिशियम +3 तक, ठीक है। मैं बीच में कुछ कुछ लिख रहा हूँ, या लिख लेता हूँ मैं, सीरियम के बाद प्रसियोडीमियम, प्रसियोडीमियम के बाद नियोडीमियम, प्रोमैथियम, राइट, प्रोमैथियम, देन समैरियम, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए चलना, और लास्ट पे कौन सा, क्योंकि आगे चला जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ल्यूटिशियम +3, ठीक है ना, कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। सब अलोंग 4f सीरीज, अलोंग 4f सीरीज, दैट इज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिशियम इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म, दैट इज इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो इनको हम क्या बोल, जब आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे उसको हम आयनिक रेडियाई बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इनके आयोनिक रेडियाई में एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है अलोंग 4f सीरीज, दैट इज सीरियम से लेके कहाँ तक, ल्यूटिशियम तक, सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक। दिस रेगुलर or this gradual decrease in ionic radii of lanthanoid elements along, when we move along 4f series, that is from cerium to lutetium, this is known as lanthanoid contraction, that is a decrease in size of lanthanoids, decrease in size of lanthanoids। सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक मूव करने पे, जब हम 4f सीरीज़ में अलोंग दी सीरीज़ मूव करते हैं तो इनके आयोनिक रेडियाई में ग्रेजुअल या रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है, मतलब सीरियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जैसे प्रसियोडीमियम पे जाएंगे घट गया, उसके बाद जैसे नियोडीमियम पे जाएंगे आयोनिक रेडियाई और डिक्रीज कर गया, प्रोमैथियम पे जाएंगे और डिक्रीज कर गया, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनके आयोनिक रेडियाई घटते जा रहे हैं। दिस डिक्रीज इन आयोनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स अलोंग 4f सीरीज, दिस इज नॉन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नॉन एज लेंथेनॉइड, ओके। सो दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में लिख लें यहाँ पे क्या था ये, ठीक है। द रेगुलर डिक्रीज इन, फिर ध्यान देना आयोनिक रेडियाई डिक्रीज करेगा, एटॉमिक में उतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम आयोनिक की बात कर रहे हैं। द रेगुलर डिक्रीज इन आयोनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स, मैं ऐसा लिख लूँ लेंथेनॉइड्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन लेंथेनॉइड्स along 4f series, that is from cerium to lutetium, cerium to lutetium is known as lanthanoid contraction, is known as lanthanoid contraction, right। सो इनके आयनिक रेडियाई का डिक्रीज कहाँ से कहाँ,
सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जब हम अलोंग 4f सीरीज मूव करेंगे, दैट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या बोल देंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे हम कि इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का काज क्या था। इसको ध्यान में रखना। रेगुलर डिक्रीज आयोनिक रेडियम में, फिर से किस में? आयोनिक में। एटॉमिक में उतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। अब इसका काज क्या होगा हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, काज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिमिलरली यही फिनोमिना आपको एक्टिनॉइड्स में भी देखने को मिलेगा। उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और वो वाला ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस, वहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज है एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स में, ठीक है। क्या रीज़न होगा इसका हम देखते हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या होगा इसको ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, इनके आयोनिक फॉर्म में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो कहाँ पे एंटर कर रहा है? सर 4f में। किस में एंटर कर रहा है? 4f में एंटर कर रहा है। अगर मैं इनका इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखा दूँ, लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। ये आ गया इनके शेल्स। मान लो ये आ गया 4f शेल। कौन सा शेल आ गया? मैं इसको इस फॉर्म में बना रहा हूँ, ऐसे बताने वाला हूँ मैं ऐसा क्यों होगा, ठीक है। मान लीजिए इसके बाहर वाले शेल है, ठीक है। ये कौन सा शेल बनाया मैंने? दिस इज 4f सब शेल, राइट। दिस इज 4f सब शेल, ये बनाया मैंने 4f सब शेल, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। जब मैं सब शेल्स के पेनिट्रेटिंग पावर्स की बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेनिट्रेटिंग, अलग से पॉइंट लिख लेता हूँ, आपको पता भी है, लास्ट टाइम भी 11th में था। पेनिट्रेटिंग पावर्स, अगर मैं सबशेल्स के पेनिट्रेटिंग पावर्स की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर S दिखाता है, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F। इसका मतलब ये होता है, देखिएगा, इसका मतलब ये होगा कि सर जो S है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, जो P है वो उससे थोड़ा दूर, और सबसे दूर कौन सा सबशेल देखने को मिलता है? F। सबसे दूर कौन सा देखने को मिलेगा? F सबशेल न्यूक्लियस से सबसे दूर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इस F वाले सबशेल में, ये 4F सबशेल में एक वीकनेस ये होती है कि जब ये शील्ड बनाता है, आपको ये पता है कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर किसी सबशेल में प्रेजेंट है तो जो इनर उसके इंटरविनिंग जो शेल्स होंगे वो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव फोर्स लगने नहीं देते हैं, या जिसको हम Z इफेक्टिव बोलते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बीच वाले शेल्स क्या करते हैं सर? बीच वाले शेल उसको इंटरवेनिंग करते हैं, उसको शील्ड करते हैं कि न्यूक्लियर का इन्फ्लुएंस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा ना लगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आपको ये पता है कि प्रोग्रेसिवली जब मैं इनके आयनिक रेडियाई की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है 4f में, सही है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल हो रहा है? इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 4f में फिल हो रहा है। अच्छा, इस 4f को आप देख पाओगे, इस 4f को मैंने कुछ डॉटेड लाइन से बना रखा है, और ये 4f को डॉटेड लाइन से बनाने का ये मतलब होता है कि सर ये 4f का जो शील्ड होता है, इसका शील्ड बहुत वीक होता है, वीक शील्ड, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 4f सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? बहुत पुअर। देखिएगा ध्यान से, आप सब समझिएगा चीज़ को कि कैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाऊंगा तो आपको ये पता है कि प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है? 4f सबशेल में, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहा है या साथ साथ में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है? सर बिल्कुल, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। हम जा रहे हैं 57 से, ये 58 से, सीरियम 58 से और ल्यूटीशियम तक। ल्यूटीशियम कितना आ जाएगा अपना? ल्यूटीशियम आ जाएगा 71। 58 से 71 जा रहे हैं हम, तो मेरे को पता है ये 58 से 71 जाने पे ऑब्वियस है कि प्रोटॉन एक नंबर से बढ़ रहा है। जैसे मैं सीरियम से प्रोसियोडिमियम पे गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक प्रोटॉन बढ़ा। जैसे मैं नियोडिमियम पे गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक प्रोटॉन बढ़ा, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें कंटिन्यूटी में समझिएगा, तीन चीज़ें क्या होंगी। मुझे ये बता दो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होता जा रहा है? 4f में। सर अगर इलेक्ट्रॉन 4f में फिल होता जा रहा है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया, चलते 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 कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे लास्ट तक? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे? 14। सर इन इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का ये मतलब होगा कि यहाँ पे क्या बढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसमें क्या बढ़ना चाहिए? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ना चाहिए ना। इसमें बढ़ रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। नो डाउट इन दैट कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फिल हो रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, सही है जी। अच्छा, जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है तो इसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रेपेल करता है, रिपल्शंस की वजह से शील्ड आपका थोड़ा ऐसा मान लीजिए, जो साइज़ है एटम का, जो साइज़ है वो ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है, एटम एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, उसका रेडियाई, उसका जो एवरेज रेडिया है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन ये सिर्फ एक ही फैक्टर है। अभी हम कंपीटिंग फैक्टर देखेंगे कि और साथ में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज बढ़ना चाहिए,
जिसकी वजह से एटॉमिक साइज या आयनिक साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन सर मजे वाली बात यह है कि साथ साथ में यहाँ पे क्या बढ़ता जा रहा है सर, साथ साथ में न्यूक्लियस भी स्ट्रांग होता जा रहा है। और न्यूक्लियस स्ट्रांग क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन is also increases by 1 यूनिट। सही है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने यूनिट से बढ़ रहा है? 1 यूनिट से। एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आया, एक प्रोटॉन और बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। ठीक, अब आएगा कंपटीशन। देखिए कंपटीशन कैसे आएगा सर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से साइज एक्सपैंड करना चाहिए। और जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ने की वजह से ये प्रोटॉन्स का जो इन्फ्लुएंस है, ये प्रोटॉन्स का जो, या मान लीजिए न्यूक्लियस की बात कर लें, ये न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है वो इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ता जाएगा क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक और चीज़ गेम में आ गई, वो क्या है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अभी किधर हैं? सिर्फ अपने 4f में। किधर हैं? 4f में। ठीक है, पहला फैक्टर सर, जैसे जैसे हम सीरियम +3 से ल्यूटेशियम +3 तक बढ़ते जा रहे हैं तो हर एक एलिमेंट पे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता जा रहा है? 4f सबशेल में। ठीक है, अच्छा सिमिलरली एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होता जा रहा है। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे स्ट्रांग होता जाएगा? वो जो 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरी बात ये, अब सर ये दोनों फैक्टर्स कंपीटिंग है। कंपीटिंग कैसे हैं सर? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चाहता है कि रेडिया एक्सपैंड करे, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये चाहता है कि रेडिया डिक्रीज करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और जो आपका साइज है एटम का वो कम होना चाहेगा। ठीक है, आप देखते हैं कि इनमें से डोमिनेट कौन करता है। इनमें डोमिनेट करने के लिए एक रीज़न ये है आपका 4f शील्डिंग। सर ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर कर रहा है ना, ये जो 4f का कवर है, ये जो 4f का शील्ड है, ये बहुत पुअर होता है। मतलब ये उतना स्ट्रॉन्ग शील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को रोक सके। मतलब ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है और एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है। बट सर 4f सबशेल का फील्ड कमज़ोर होने के कारण, इसका शील्ड कमज़ोर होने के कारण, इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट करता है। और अगर ये स्ट्रांगली डोमिनेट करेगा तो मेरे को बताइए ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसके सामने कमजोर पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि जो शील्ड है ये 4f का शील्ड बहुत पुअर है, बहुत पुअर शील्ड होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। और डोमिनेट करने का ये मतलब होगा कि साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। साइज क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और एक और बात मैं साथ में बता दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। सर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। यहाँ पे आप बोलोगे सर ऐसा काहे को? मेरे को ये बता दो, आप जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस के लिए जो कोलम्बिक लॉ पढ़ते हो उसमें आप मासेस देखते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। अब मेरे को ये बता दो, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जब अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस का जो मास है वो कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से अबाउट 1800 टाइम्स 2000 टाइम्स ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का तो मास निग्लिजिबल होता है। दैट इज वाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शंस का फोर्स। इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आप कोलम्बिक लॉ से, कोलम्स लॉ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो बताइए इसका मेन रीज़न क्या होगा? पहला रीज़न पोअर शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल, और इस पोअर शील्डिंग के कारण जो जेड इफेक्टिव है, इस पोअर शील्डिंग के कारण जो जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये किस पे डोमिनेट करता है? सर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस पे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस पे डोमिनेट करने के कारण जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम अलॉन्ग द सीरीज मूव करेंगे वैसे वैसे साइज कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, वैसे वैसे साइज घटता, वैसे वैसे
साइज क्या करेगा, घटता जाएगा। ठीक है, सो क्या कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का? सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण है, जब ये कहीं एमसीक्यू में आ जाए ना, ध्यान में रखना, एक आपको रीजन ये देखने को मिलता है, एक लिखा रहता है वीक या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, दैट वुड बी द करेक्ट वन, आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर जो 4f सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है, बहुत वीक होता है। अब इससे क्या हो जाएगा सर, पुअर शील्डिंग होने के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4f में ही एंटर कर रहा है, इनके आयनिक फॉर्म में 4f में ही एंटर कर रहा है, और 4f में एंटर करने के कारण जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो शील्ड इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो बहुत वीक है। और शील्डिंग इफेक्ट बहुत वीक होने के कारण, इसका शील्डिंग इफेक्ट वीक होने का कारण एक ये भी होता है कि जो एफ सब शेल है ये बहुत डिफ्यूज्ड होते हैं, लाइक स्मॉल साइज़ के नहीं होते हैं, बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं। इलेक्ट्रॉन को अच्छी खासी जगह मिलती है घूमने की, अच्छी आज़ादी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, एज़ कम्पेयर टू आप एस देख लो या पी देख लो, इनका साइज़ बहुत कम रहता है, एक डम्बल शेप है, एक स्फेरिकल शेप है। बट ये जो एफ सबशेल है ये बहुत सारे लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एफ सबशेल जैसे डी सबशेल में 4 लोब होते हैं, एफ सबशेल में इससे ज़्यादा लोब होते हैं। मल्टीपल लोब होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन को अच्छी खासी आज़ादी मिलती है, और अच्छी खासी आज़ादी मिलने का कारण ये होता है कि इसका शील्ड बहुत वीक होता है, शील्ड बहुत, because of their diffused structure, right? Because of their diffused structure, they produce a poor shield, and because of that poor shield, progressively on moving from cerium to lutetium plus 3, the number of proton increases by 1 unit, the nuclear charge increases by 1 unit, and because of increase in nuclear charge by 1 unit, the force of attraction of nucleus on outermost electron, which is progressively filled in 4f subshell, increases, and therefore z effective increases, and due to this increase in z effective, it becomes dominate over interelectronic repulsions, due to which along 4f series the size decreases, the ionic size डिक्रीजेस। इसके कारण आयनिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब भी रीजन में आएगा तो ध्यान में रखना, क्या रीजन साथ में लिख लो, ये तीनों पॉइंट लिख लो तो काफी है। पुअर शील्डिंग के कारण जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा किस पे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे या शील्डिंग इफेक्ट पे, और इसकी वजह से साइज क्या करता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। ठीक है, दिस इज द राइट, दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम स्लेटर रूल से निकालते हैं। किससे, स्लेटर रूल से। ठीक है, दो इसका कैलकुलेटिव पार्ट आपके सिलेबस में है नहीं, बट ध्यान में रखना। और स्लेटर रूल से इसको कैसे निकाला जाता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, सबसे बाहर वाले, और वो ऑब्वियस 100% तो लग नहीं सकता है, काहे को, क्योंकि बीच में जो और शेल्स हैं, उन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीन करेंगे, वो शील्ड करेंगे, तो ये कितना लगेगा सर, ये लगेगा कि कितना उसका एक्चुअल था, एक्चुअल कितना था, जेड ऑब्वियस है, जितना उसका एटॉमिक नंबर था, ठीक है ना, उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, सो जितना एक्चुअल था माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट सिग्मा से, माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, एक्चुअल कितना था और बीच वालों ने कितना स्क्रीन किया, ये माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कितना लग रहा है। सो दिस इज कैलकुलेटेड, दिस बेसिकली दिस सिग्मा इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल, कि कितना आपका ये शील्डिंग कांस्टेंट है, दिस इज शील्डिंग कांस्टेंट, तो इसको हम स्लेटर रूल से निकालते हैं। ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका काज। सो व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सर दी रेगुलर डिक्रीज इन आयोनिक रेडियाई ऑफ lengthenoids in their ionic form when we move along 4f series, that is from cerium plus 3 to lutetium plus 3. This regular decrease in ionic radii is known as lanthanoid contraction. Now what is the cause of lanthanoid contraction, sir? The cause of lanthanoid contraction is poor shielding effect. Since in ionic form, in their plus 3, in their most common oxidation state form, the electrons are progressively filled in 4f subshells. Similarly, as the number of electron increases by 1 unit on going along 4f series, the number of proton also increases by 1 unit. That means if inter-electronic repulsions are increasing, similarly the force of attraction or the z effective is also increasing, but because of a large size of f subshell, because of diffused structure of f subshell, the shield produced by these f subshell is poor, that is their inter-electronic repulsion is not that much dominating, because electron is getting much space as compared to D, F, D, P and S subshell, and due to which the inter-electronic repulsions are weak, and z effective dominates, and this z effective domination of this z effective or inter-electronic repulsion causes a regular decrease in ionic radii along 4f series, and this decrease in ionic radii along 4f series, this is known as lanthanoid contraction, this is known as lanthanoid contraction, right? इसके बाद, अच्छा, इसके बाद है consequences of lanthanoid contraction, consequences of lanthanoid contraction।
अच्छा, इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी पूछता है कि बताइए क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या क्या एप्लीकेशंस इसके देखने को मिल सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पहला द फर्स्ट वन, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला कॉन्सिक्वेंस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज बेसिसिटी। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है, कुछ इजी भी हैं, बट सबके सब इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी, पहला इफेक्ट किस पे, बेसिसिटी पे, ठीक है। देखिए क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं, लेंथेनॉइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे बिहेव करते हैं एज मेटल्स, और आपको पता है जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होंगे, बेसिक, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन में वो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, वाटर में वो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बेसिसिटी की बात कर लूँ मैं, अब मेरे को बताना लेंथेनम से, ये मान लो सीरियम से स्टार्ट करूँ और ल्यूटीशियम तक, सीरियम से ल्यूटीशियम जाने तक +3 to +3, साइज़ क्या करेगा सर, यहाँ से यहाँ जाने तक साइज़ घटेगा, राइट ना, साइज़ डिक्रीज करेगा, ठीक। मान के चल लीजिए अगर ये OH नेगेटिव के साथ जुड़ के हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, अगर मैं बात कर लूँ इनके हाइड्रोक्साइड्स की, किनकी बात कर लूँ, हाइड्रोक्साइड्स, दैट इज LnOH थ्राइस, दैट इज CeOH थ्राइस, देन PrOH थ्राइस, लेट्स से SmOH थ्राइस, LeOH थ्राइस, इनके हाइड्रोक्साइड जो होंगे, इनके हाइड्रोक्साइड्स को मैं इस फॉर्म में शो करता हूँ, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया सीरियम का साइज मान लीजिए, और यहाँ पे आ गया आपका OH, ठीक है, क्योंकि सर OH तो सब में सेम ही होगा, इधर भी OH वही है, आगे भी वही है, बट सीरियम से जैसे ल्यूटीशियम पे गया तो आपको ये समझ में आएगा कि सर ल्यूटीशियम का साइज घट गया और ल्यूटीशियम का साइज डिक्रीज कर गया, ये आ गया आपका OH, ठीक है ना। ये आ गया किसका साइज, सीरियम का, और ये क्या आ गया साथ में, दिस इज OH, राइट, एंड दिस इज Lu ल्यूटीशियम, एंड दिस इज दो, ये 3 टाइम प्रेजेंट होगा, बस ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ थोड़ा सा इजी करने के लिए, ठीक है। अब मेरे को ये बता दीजिए इनमें से, क्योंकि सीरियम का साइज बहुत ज़्यादा है सर, साइज ज़्यादा होने के कारण इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और इफेक्टिव बॉन्डिंग ना होने के कारण ये बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, ये बॉन्ड क्या रहेगा, वीक, और अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ पे OH नेगेटिव का रिलीज जल्दी होगा, OH नेगेटिव रिलीज इज फास्टर, और अगर ये OH नेगेटिव जल्दी रिलीज करेगा इसका मतलब ये होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ पे क्या होगा सर, साइज कंपैरेबल होने का मतलब साइज थोड़ा सा कंपैरेबल है, इनके रिजेंबल कर रहे हैं साइजेस में, इसका मतलब ये होगा ये वाला बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ पे OH नेगेटिव का रिलीज इजी नहीं है, OH नेगेटिव रिलीज इज डिफिकल्ट, और OH नेगेटिव का रिलीज डिफिकल्ट होने के कारण, OH नेगेटिव का रिलीज डिफिकल्ट होने के कारण ये वाले क्या होंगे, ये वाले होंगे वीक बेस, ये वाला वीक बेस होगा, और ये वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला होगा स्ट्रॉन्ग बेस। दैट मीन्स इन जनरल when we move along 4F series, that is from cerium to lutetium, talking about their hydroxides or their basicity order, since the size decreases from cerium to lutetium, that means the bond strength also increases. Size decreases, bond strength increases, and due to increase in bond strength the OH negative release becomes difficult. So that means from cerium to lutetium the basicity decreases, right, the basicity डिक्रीजेस, बेसिसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं एक सवाल बना दूं यहीं पे, बताइएगा ज़रा, राइट डाउन द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, इनका बेसिसिटी ऑर्डर बताना। मान लो मैं ऐसा लिख लूँ, SmOH थ्राइस, right, let's say YbOH thrice, then let's say LuOH thrice, and then CeOH thrice, right, मैंने 4 दे दिए। अब मेरे को इनका बेसिसिटी ऑर्डर बता दीजिए, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन, सबसे ज़्यादा बेसिक वो जिसका साइज़ लार्ज, बताइए सबसे लार्ज साइज़ किसका है, इन सब में से सीरियम का है, बहुत अच्छे, ठीक है। CeOH थ्राइस सबसे पहले आएगा, दैट मीन्स इसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सीरियम के बाद समैरियम, राइट, सीरियम के बाद समैरियम, आपको ऑर्डर पता है अब, उसके बाद OH थ्राइस, बहुत अच्छे, उसके बाद यह टर्बियम OH थ्राइस, राइट, और क्योंकि ल्यूटीशियम सबसे कम साइज का होगा तो उसके बाद कौन सा आएगा, ल्यूटीशियम OH थ्राइस, राइट। दैट इज along 4F series the size decreases and the basicity also decreases,
डिक्रीजेस। तो ये आ गया पहला एप्लीकेशन, दैट इज देयर बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकेंड एप्लीकेशन मैं लिख लेता हूँ इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है सर? देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन, that is all these 4f elements are showing +3 oxidation state, but being smaller in size, lutetium being smaller in size, its electronegativity is stronger। क्योंकि इसका स्मॉल साइज होगा सर, स्मॉल साइज होने का कारण, होने का मतलब ये होता है कि इस पे जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या मान लीजिए जब किसी के साथ अट्रैक्शन में आएगा, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस लगा सकता है क्योंकि साइज स्मॉल है। तो इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में इन्वर्स रिलेशन होगा, जितना स्मॉल साइज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज़्यादा मैं ऐसा लिख लूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ, क्यों कैटायन? क्योंकि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कैटायनिक फॉर्म में, सारे के सारे, है ना, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कैटायनिक। तो अगर मैं यहीं पे बता दूं, इन चारों में से पूछूं मैं, इनके कैटायनिक फॉर्म में मैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पूछ लूँ, तो बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका आ जाएगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा ल्यूटीशियम का, सही है ना, क्योंकि इसका साइज सबसे स्मॉल होगा। जितना स्मॉल साइज कैटाइन का, कैटाइन से मेरा मतलब है Ln+3, राइट ना, लेंथेनॉइड इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना कैटाइन का स्मॉल साइज उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आगे दूसरा एप्लीकेशन, बहुत इजी सा एप्लीकेशन था ये। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तीसरा एप्लीकेशन नंबर 3, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर, तीसरा एप्लीकेशन कौन सा आ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा, लेंथेनॉइड्स हैलाइड्स भी बनाते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक ये भी होती है कि हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हैलाइड किस फॉर्म में बनाएंगे? कौन से हैलाइड बनाएंगे सर? ऑब्वियसली ट्राई हैलाइड्स। कौन से हैलाइड्स? क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, मोस्ट कॉमन। और ये x के साथ कितने टाइम जुड़ना चाह रहे हैं? 3 टाइम जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये बनाएंगे हैलाइड्स, दैट इज Lnx3। Lnx3, ठीक है। अच्छा, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की जाए, ये कोवेलेंट कैरेक्टर साइज ऑफ कैटाइन पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, या मान लीजिए आयनिक कंपाउंड में, जब आप कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हो तो उसके लिए हम फजान रूल लगाते हैं। क्या लगाएंगे? फजान रूल। ठीक है, और फजान रूल फर्दर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एनाइन पे डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ भी जो लगने वाली चीज़ है वो मैं इतना बता देता हूँ कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। अगेन, साइज ऑफ, सर जितना कम कैटाइन का साइज, कैटाइन से मेरा मतलब है Ln+3, लेंथेनॉइड्स के कैटाइन्स। ठीक है, जितना कैटाइन का स्मॉल साइज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ज़्यादा कोवेलेंट। तो मेरे को ये बता दो, सीरियम से ल्यूटीशियम जाने पे साइज क्या कर रहा है? अगर साइज घट रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर, बहुत अच्छे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक सवाल बना देता हूँ मैं, इसी में बताइएगा। ठीक है, राइट डाउन दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का सही ऑर्डर बताना। राइट, लेट्स से PrX3, लेट्स से HOX3, then CeX3, then SMX3। ओके, आपको इनका करेक्ट कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे। जितना कम साइज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो बताइए सबसे कम साइज इन तीनों में से किसका? अब हमें देखना पड़ेगा अलोंग किस पे चल रहे हैं। ठीक है, मैं वापस गिन रहा हूँ जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा, सबसे पहले लेंथेनम, सीरियम, उसके बाद प्रसियोडियम। सर इन चारों में से सबसे पहले प्रसियोडियम आया, इसका मतलब इसका लार्ज साइज होगा। लार्ज साइज होने का मतलब है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। सबसे लास्ट पे किसको लिखूंगा मैं? PrX3, सबसे लास्ट पे आ गया। ठीक है, उसके बाद नियोडिमियम, नियोडिमियम के बाद प्रोमैथियम, प्रोमैथियम के बाद समैरियम, उसके बाद आ गया समैरियम। ठीक है, तो समैरियम का साइज इससे कम होता है, इससे कम होगा। इसका मतलब इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा? इससे थोड़ा पीछे, तो ये आएगा SMX3, SMX3। ठीक है, उसके बाद मतलब समैरियम में कोवेलेंट कैरेक्टर इससे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज कम होता है। ठीक है, उसके बाद समैरियम के बाद सीरियम, देख रहे हो सीरियम, बताइए सीरियम कहाँ पे आएगा? सर सीरियम का तो सबसे ज़्यादा साइज होता है, सीरियम तो आएगा इसके भी बाद में, आएगा ना, हो गया काम। बताइए उसके बाद कौन बचा? HOX3। ठीक है ना, तो इन चारों में से सबसे स्मॉल साइज किसका था?
HOX3 का। इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। और उसके बाद सबसे लार्ज साइज किसका था? सीरियम का, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा।